नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस न्यूज सेगमेंट में। तो बढ़ते हैं हमारी फाइनेंशियल बुलेटिन की आज की पहली खबर की ओर, जहां रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारतीय बैंकों को लेकर अपना स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। आपको बता दें कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बताया कि भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक स्टेबल नजर आ रहा है। साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल्स में आए सुधार के चलते और भी बेहतर हो सकता है। सूत्रों की माने तो जहां पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की अदानी ग्रुप पर जारी की गई एक डैमेजिंग रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर भारतीय बैंकों की हालत पर सवाल उठाए गए थे, वहीं इस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का मानना है कि मार्च 2024 के खत्म होते ही भारत की जीडीपी ग्रोथ के मॉडरेट होने के आसार है। एजेंसी का कहना है कि भारत की अंडरलाइंग ग्रोथ पोटेंशियल फंडामेंटली मजबूत है, यानी नींव तौर पे मजबूत है, और जो बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को सपोर्ट करेगी। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले लोन्स बैंकों की एसेट क्वालिटी के लिए अपने इंटरेस्ट रेट की बढ़त में वल्नरेबल होने के चलते एक बड़ा रिस्क बने हुए हैं। मूडीज ने यह भी बताया कि बैंकों की एसेट क्वालिटी भी स्थिर रहेगी। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अपने साथ एक सवाल लेकर आई है कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक का पतन भारतीय स्टार्टअप्स पर प्रभाव डालेगा। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसने दुनिया भर के स्टार्टअप्स में निवेश किया था, उसके बंद होने से पूरा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम हिल गया है। एसवीबी का क्लोजर आज तक के हुए लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद की सबसे बड़ी फाइनेंस संबंधी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार के इस घटनाक्रम ने दुनिया भर की टेक इंडस्ट्रीज को चौंका दिया है, क्योंकि एसवीबी के लिए टेक यूनिकॉर्न्स और सास सबसे बड़े कस्टमर्स थे। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों की माने तो सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति $209 बिलियन थी और टोटल डिपॉजिट्स $175.4 बिलियन थे। इस यूएस बेस्ड बैंक के पास भारत के 21 स्टार्टअप्स का एक्सपोजर था। इसके महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है यूनिकॉर्न आइसर्टिस, जिसने $150 मिलियन की फंडिंग हासिल की है, जिसमें रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी और एसवीबी द्वारा कन्वर्टेबल फाइनेंसिंग भी शामिल है। ब्लूस्टोन, केयरवेल, इनमोबी, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स और कुछ अन्य स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने एसवीबी से फंडिंग रेज की है। साथ ही वीसी प्लेयर्स में एसएल पार्टनर्स एसवीबी से टाई अप में शामिल हैं, जिसके संबंध में एसवीबी ने बताया कि एसएल इंडिया फाउंडर्स ने एसवीबी को तेजी से ग्रो करने के लिए चुना था। लेकिन अब इंडियन फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स एसेट्स की ट्रांसफरिंग को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि विड्रॉल्स पर अब लिमिट लगाई जा सकती है, जिससे उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एसवीबी ने सभी को आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात है नहीं, पर फिर भी इन्वेस्टर्स उनके फंड की ट्रांसफरिंग के अल्टरनेटिव्स ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां केंद्र ने एनएफईडी एनसीसीएफ को किसानों से लाल प्याज खरीदने का निर्देश दे दिया है। दरअसल प्याज की कीमतों में गिरावट के बीच सरकार ने कहा कि उसने सहकारी समितियों नाफेड और एनसीसीएफ को निर्देश दिया है कि मार्केट में तुरंत ही इंटरवीन करें और किसानों से सीधे लाल प्याज की खरीद शुरू करें। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड और नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनसीसीएफ को भी प्रोक्योर्ड ओनियंस को कंजम्पशन सेंटर्स में बेचने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल और डिमांड एंड सप्लाई में कंसिस्टेंसी रखने के कारण प्राइसेस स्टेबल तो रहे, लेकिन फरवरी के महीने में खासतौर पर महाराष्ट्र में लाल प्याज के दाम में गिरावट देखने को मिली, जहां मॉडल दर गिरकर 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। नाफेड ने 40 खरीद केंद्र खोले हैं, जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। स्टॉक को केंद्रों से खरीदकर दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोची से आवागमन की व्यवस्था भी कर दी गई है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के अंतर्गत लीन सीजन के दौरान सप्लाई चेन को स्मूथ रखने के लिए सरकार ओनियन का बफर स्टॉक बना रही है। हमारी अगली खबर और आज की आखिरी खबर है सरकार द्वारा जारी की गई लीन स्कीम के बारे में। लीन स्कीम के अंतर्गत एमएसएमईज को उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने में सहायता की जाएगी। ये कार्य प्रॉपर पर्सनल मैनेजमेंट, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंप्रूव्ड प्रोसेस फ्लोज, रिड्यूस इंजीनियरिंग टाइम, इन सभी चीजों से संभव किया जाएगा। लीन स्कीम न सिर्फ क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी, बल्कि ये स्कीम मैन्युफैक्चरर्स की मानसिकता को बदलते हुए उन्हें वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स में ट्रांसफॉर्म करने की भी क्षमता रखती है। साथ ही एलएमसीएस यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम के जरिए प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और लागत कम करने में भी मदद प्राप्त होगी।
जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के नजरिए से भी जरूरी है। सरकार ने शुक्रवार को एंटरप्राइजेज और स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद साबित होने वाली इस स्कीम को लॉन्च किया। इस रिवैम्प्ड स्कीम के अंतर्गत केंद्र का योगदान इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट और कंसल्टेंसी फीस को देखते हुए 90% होगा। बता दें कि इस स्कीम के पहले चरण में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरे में सर्विस सेक्टर और इसी प्रकार से आगे सभी सेक्टर्स को कवर किया जाएगा। तो आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।